हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम आदर्श कुमार है एंड आज हम पॉलिटी की क्लास लेने वाले हैं। तो उसका एक सिंपल टॉपिक है जिसे हम उद्देश्य का बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना करेंगे आज। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखेंगे इसमें क्या है और क्या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसमें, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ सिंपल वर्ड से ही। सिर्फ यहाँ से उठा के पूछ लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ से ये वाला लाइन पूछा गया है आरएएस में सीधा, कि हम भारत के लोग और भारत को एक, मतलब यहाँ तक पूछा गया है सिर्फ ओनली। तो समझेंगे इनका मतलब क्या है पूरा। ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म है। जैसे गणराज्य क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, एंड न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकता, बंधुता, तो इनको जानेंगे इनमें है क्या। तो देखते हैं, एक एक करके मैं सबको समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। इसमें से स्लाइड से समझाऊंगा, ये ऑथेंटिक है इसीलिए मैंने इसको लगवाया है। तो चलो ठीक है, देखते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटी वाला होता है, पॉलिटी में सबसे पहले मैं कैटेगराइजेशन कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि टॉपिक कैसे चलते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला कोर पार्ट होता है इसका, कोर पार्ट जिसमें प्रियम्बल आती है। प्रियम्बल जहाँ से ये उठाते हैं, सॉरी, जहाँ से प्रियम्बल आती है। तो देखते हैं। प्रियम्बल प्रियम्बल आती है, फंडामेंटल राइट आते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ऐसे ही सारे बहुत सारे जो दर्शन वाले पार्ट हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं इस वाले कोर वाले पार्ट में से। और एक होता है गवर्नमेंट वाला पार्ट। गवर्नमेंट वाला पार्ट, तो समझने वाली बात यह है कि पॉलिटी को दो तरीके से देखना चाहिए अपन को, कि जो एक कोर वाला पार्ट होता है और एक गवर्नमेंट वाला पार्ट। तो जो कोर वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनमें दर्शन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग स्केप कर देते हैं। जैसे प्रियम्बल है, प्रियम्बल में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल के लगभग, वो मैं आपको सारे समझाऊंगा और बताऊंगा कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रियम्बल के बारे में ही समझा देता हूँ। प्रियम्बल को मतलब प्रियम्बल को मतलब अगर हम देखें तो डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ताकि ये समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा दर्शन वाला पार्ट है, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है, बेसिक्स है इसमें। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 4 पार्ट में देखना है आपको। इसमें होता है फर्स्ट वाला कि मतलब जो प्रियम्बल में बताया गया है कि ये किस लिए है हमारे लिए। जैसे कि शासन के लिए, शासन या सत्ता कह सकते हो आप यार। यहाँ पे कुछ इसका स्रोत क्या होगा, मतलब जो हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, जब गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं तो उसका सोर्स क्या होगा, उसको पावर कैसे मिलती है, पावर कहाँ से आती है गवर्नमेंट को। सेकंड वाला पार्ट होता है आपका, इसका स्वरूप कैसा है, शासन का स्वरूप कैसा होगा। शासन के स्वरूप से मतलब है यहाँ पे कि सरकार होगी कैसी। सरकार चुनना अलग बात है, लेकिन सरकार का स्वरूप कैसा होगा, हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी। जैसे आप सुनते होंगे कि धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट होना, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो ऐसे ही कुछ डिवाइडेशन है जो शासन के स्वरूप को इंडिकेट करते हैं, जहां पे मैं आपको ऑथेंटिक चीज में भी बताऊंगा। तो वहां से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसा स्वरूप रहेगा, हमारी गवर्नमेंट का, जो हम गवर्नमेंट चुन रहे हैं आपके लिए या हमारे लिए, जनता के लिए। तो उसका स्वरूप कैसा रहेगा। दूसरा, तीसरा, गवर्नमेंट हम चुन रहे हैं, सबसे पहले स्रोत क्या होगा गवर्नमेंट के लिए। सेकंड, उसका स्वरूप कैसा होगा। लेकिन हम गवर्नमेंट चुन किस लिए रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्या रीजन है।
गवर्नमेंट चुनने के लिए मतलब गवर्नमेंट क्या काम करेगी, किसके लिए काम करेगी, ये मायने भी रखता है। तो इसमें ये चीजें बताई गई हैं। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य किसके लिए काम करेगी गवर्नमेंट, किस चीज के लिए, या क्या टारगेट्स होंगे गवर्नमेंट के, वो उसमें बताया गया है। एंड फोर्थ उसमें कुछ नहीं आता है, बाकी इसमें एक लागू होना बताया गया है कि लागू कैसे किया जाएगा और कब। ठीक है, ये चार मेजर पॉइंट हैं जिसमें हम प्रियम्बल को डिवाइड करते हैं। जैसे पीसीएस लेवल पे इसको डिवाइडेशन किया जाता है, पीसीएस आईएएस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइडेशन से थोड़ा सा मैच करता है। क्योंकि जब तक आपको डिवाइडेशन नहीं पता होगा तब तक आप उसको कैटेगराइज नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए वहाँ पे ये कैटेगराइजेशन जरूरी है। लेकिन आपको ये सीधा सीधा मैं सिंपल सिंपल उसमें से उठा के बता दूंगा स्लाइड में से कि यहाँ पे क्या क्या है। जैसे देखो, हम भारत के लोग हैं, इसमें पूरा सेगमेंट वाइज बांटा गया है। देखिए यहाँ से एक सेगमेंट उठा के यहाँ तक सेगमेंट लिया गया है, फिर यहाँ से एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, और यहाँ से लागू होना बताया गया है कि किस तरह लागू होगा, लागू होना। और ये हमारे उद्देश्य हैं, ये वाले जो कैटेगराइजेशन इसमें नहीं दिया गया है वो मैंने करके निकाल के बताया है कि यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें डिवाइड की गई हैं। तो बस समझना कुछ नहीं है, इसमें से एक एक पॉइंट को उठाते हैं और मैं एक एक पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक आप वो नहीं पकड़ पाओगे क्वेश्चन। जैसे उसमें पूछा गया था, पीस आरएस में पूछा गया है अभी कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है। जैसे आरएएस में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, हम भारत के लोग का मतलब क्या है। हम भारत के लोग का क्या मतलब है, अब इसका क्या मतलब है ये डिफाइन करने के लिए बताया गया है। देखिए मेजर मेजर आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि जब तक डेफिनेशन आप याद नहीं रखोगे वो क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाते रहेंगे, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्वेश्चन आपके पकड़ में नहीं आएगा। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा लो क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूंगा कि यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो ये समझ लीजिए पीसीएस लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें ये पूछा गया है, हम भारत के लोग का मतलब क्या है। इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि सबसे पहले जो पूछा गया है लोक प्रभुता, उसमें एक वर्ड आता है लोक प्रभुता। देखिए थोड़ा सा राइटिंग रफ हो सकती है और मतलब ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि नोट्स बनाने का मेरा कोई ट्रेंड नहीं रहता है, मैं सिर्फ समझता हूँ चीज़ों को और अपने हिसाब से राइट करता हूँ। तो आप नोट्स बनाने के लिए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे नोट्स का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन समझना है, और डेफिनेशन जितना अच्छा समझोगे आप उतना आपके माइंड में रहेगा। और मैं यही कहूँगा सबसे ज़्यादा माइंड में रखें चीज़ों को, ना कि नोट्स में, क्योंकि माइंड में रहेगी तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ें सिर्फ नोट्स की नहीं है, आप कितना भी नोट्स बना लीजिए इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ एक या दो बार ये लेक्चर कंप्लीट करना है, और बाकी आपके जो भी टर्म है इसमें प्रीएम्बल में वो सारे डिफाइन हो जाएंगे। बस एक दो बार देखिए आप, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके दिमाग में छप जाएंगे ये सारे टर्म। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। सबसे बड़ी बढ़िया बात ये होती है पॉलिटी के दर्शन पार्ट की कि इसमें आपको ये नोट्स वाला सिस्टम नहीं चलता है। दर्शन वाले पार्ट में जैसे फंडामेंटल राइट में थोड़ा बना सकते हो, अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा सा लेंदी है तो भूलने का चांस रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है टॉपिक। इसमें सिर्फ टर्म पूछे गए हैं जिसका आपको मतलब समझना होना चाहिए। बेसिकली जो ये टर्म मैंने लिखा है उसका मतलब यही है कि हम भारत के लोग, जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका मतलब बेसिकली यही है, हम भारत के लोग। जैसे कि उसमें यही पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको चार कैटेगराइजेशन बताया था, इसमें सत्ता का स्रोत क्या होता है, सत्ता का स्रोत पूछा था ना फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में सत्ता का स्रोत था
कि शासन और सत्ता को जो पावर मिलती है, जैसे पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको पावर कहाँ से मिलती है? तो वो पावर होती है, वो यहाँ से मिलती है इसको। लोक प्रभुता का मतलब सीधा सीधा इसमें छुपा हुआ है, लोग और प्लस संप्रभुता उनकी, मतलब आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में निर्णय लेना। मतलब लोग निर्णय लेंगे कि शासन कौन करेगा। बहुमत सरकार जब हम चुनते हैं, जैसे बहुमत सरकार भी कह सकते हैं, बहुमत सरकार, ये होता है इसका मतलब। लोक प्रभुता में ये आता है, सिर्फ लोग निर्णय लेते हैं कि हम किस सरकार को और किस व्यक्ति को चुनते हैं। जैसे विधायक, एमएलए जो भी चुनते हैं, वो कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। और लोग पावर देते हैं कि वो शासन सत्ता का संचालन करे, ताकि एक बेहतर शासन संचालन हो सके स्टेट में या सेंटर में, जहाँ भी बहुमत की सरकार होनी चाहिए। भारत के लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ इसमें इतना ही लिखना था कि ये लोक प्रभुता को दर्शाता है। और लोग प्लस निर्णय लेने की क्षमता या अधिकार जो होता है उनका, वही होता है उसका शासन। सरकार का जो शासन स्रोत होता है वो यही होता है। बेसिकली यही है। फर्स्ट टर्म तो आपको समझ में यही आएगा बस। इसके टर्म में ही छुपा हुआ है लोक प्रभुता, यानी कि लोग और निर्णय लेने की उनकी क्षमता। क्षमता, इसमें मैं सारे टर्म करवा दूंगा, बस आपको लिखना नहीं है, लिखिए मत, बस समझना है इसको। इस पर 2 बार देखना है वीडियो को, 2 बार कंटिन्यू देखिए। और जो भी टर्म बता रहा हूँ उसको याद रखिए कि इसका टर्म का मतलब ये होता है। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट टर्म क्या पूछा गया है। सिर्फ सीधा सीधा टर्म पूछा गया है आपसे उठा के, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। हम भारत के लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मतलब लोक प्रभुता होता है, लोगों की निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो बहुमत सरकार को शासन सत्ता का स्रोत प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब से नेक्स्ट को देखते हैं आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है सॉवरेंटी। इंग्लिश में अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो सॉवरेंटी, जिस जिसका इंग्लिश वर्ड होगा मैं उसका इंग्लिश वर्ड आपको बता दूंगा। सॉवरेंटी है इसका मतलब। इसका मतलब सॉवरेंटी होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो सरकार होगी जो हम चुन रहे हैं जिसको, वो कैसी होगी, यानी कि ये उद्देश्य में आते हैं उसके। उसमें बताया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व सरकार का क्या मतलब होता है। मतलब सरकार होगी तो ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब हर निर्णय ऐसे ले सके कि जिसको शासन सत्ता दे दी, लेकिन निर्णय भी एक तरह से न्यायपूर्ण होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे सरकार का यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे सरकार है, सेंटर हो सकती है या स्टेट, दोनों में लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि अपने क्षेत्र में स्टेट भी ले सकते हो आप और सेंटर भी। स्टेट में सिर्फ ये होता है कि राज्य सूची के निर्णय होते हैं, सिर्फ ध्यान रखना। इसमें ये थोड़ा सा अपवाद होता है यहाँ पे, इसलिए मैं सेंटर का ज़्यादा प्रेफर करूँगा, स्टेट का मत दीजिए आप। स्टेट का इसमें राज्य सूची पे ज़्यादा अधिकार होता है। सेंटर गवर्नमेंट की बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ। सेंटर गवर्नमेंट क्या करती है? सेंटर गवर्नमेंट का आपने विदेश नीति में देखा होगा, एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री हैं, जो अभी विदेश मंत्री हैं हमारे, एस जयशंकर। एस जयशंकर जी हैं। तो उन्होंने अभी क्या, जो यूएसए ने जो टैरिफ लगाया गया है, क्या यूएसए द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, तो उसके बारे में क्या कहा गया है? और जो फिलिस्तीन और उसका हमास वाला प्रॉब्लम था, तो उसके पीछे क्या था? रूस यूक्रेन वाले में निर्णय क्या था? तो उसमें क्या कहा गया था गवर्नमेंट द्वारा कि ये हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र का अधिकार है, ये हम खुद निर्णय लेंगे कि हमें कौन सा स्टेप लेना है। ये सिर्फ यहीं से उठा के पूछते हैं, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हर बार ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट वर्ड पे पड़ता है वो इस कॉन्टेक्स्ट में पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैटर वर्ल्ड के लेवल पे होता है, इसीलिए स्टेट थोड़ा कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा इसका क्वेश्चन उठता है। जैसे ही वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, वहाँ पे निर्णय जो गवर्नमेंट लेती है, उस निर्णय को जो इम्पैक्ट कर रहा होता है या इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, उसके बेसिस पे ये डिफाइन होता है। जो हमारा निर्णय होगा वो हमारी गवर्नमेंट लेगी, और उसका निर्णय अपने ऊपर होगा, ना कि किसी दबाव में आके, जैसे यूएसए वाला। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेगी, बाह्य या आंतरिक निर्णय, वो उसका क्षेत्राधिकार होगा, ना कि किसी और का। या हमें कोई और देश नहीं बताएगा कि हमारे आंतरिक मामले में, जैसे जम्मू कश्मीर वाला धारा 370 वाला मामला था, धारा 370 वाला, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोला गया था कि ये हमारा आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला किस हिसाब से? वो इस हिसाब से था। इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप जितना हो सके एक बार दो बार इस क्लास को देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टर्म को समझना है, क्या कहना चाह रहा है टर्म। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो भी मेरा मैटर होगा उसमें मैं खुद निर्णय लूंगा। मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना ही वो बाह्य हो, ना ही आंतरिक। मतलब कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता कि मैं कौन सा निर्णय लूंगा कौन सी कंडीशन में। ये मेरा निर्णय है। इसीलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। देश के बारे में ज़्यादा कौन बात की जाती है यहाँ पे, इसलिए मैं स्टेट के बारे में थोड़ा सा नहीं बता रहा था इसको। लेकिन वो स्टेट वाला भी होता है जब राज्य सूची का विषय आता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से, दोनों रूप से हमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। हम खुद अपना निर्णय लेंगे। हमारी मोदी सरकार और एस जयशंकर ये बात कई बार कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं, इसीलिए क्वेश्चन उठाया जाता है हमेशा। ये पूछा जा सकता है क्योंकि हर बार पूछा गया है। फर्स्ट लाइन पूछी गई है मेरे हिसाब से अभी, तो ये पूछा जाएगा पीसीएस में, ज़रूर पूछा जाएगा। हम भारत के लोग तो पूछ चुकी है, और ये पूछा जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। और न्यूज़ में भी ये आता रहता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में और कब कहा जा रहा है। इसलिए इसको रट नहीं सकते आप, क्योंकि हर जगह अप्लाइड पोर्शन में ये पूछा गया है और बताया जाता है। जैसे धारा 370 में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ये हमारा आंतरिक मामला था। इसलिए हमने कहा था कि हम सॉरी संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हम खुद निर्णय लेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपको रटना नहीं है, सिर्फ दो बार इसको देख लीजिए। ये इसका इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना कि सॉवरेंटी वाला पूछा गया है, क्योंकि इसमें हो सकता है इसको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकते हैं। सॉवरेंटी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको इंग्लिश वर्ड में ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको इंग्लिश वर्ड ज़्यादा ध्यान रखना। जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है बाह्य और आंतरिक निर्णय अपने खुद लेती है, ना कि किसी के दबाव में या प्रेशर में आके। ओके, मुझे लगता है ये टर्म हो गया होगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो। बस ये अप्लाइड रखिए। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, सिंपल वर्ड में लिखा रहता है ये वर्ड यहाँ तक, कि आपको ये बताना है इसका मतलब। अब देखिए समाजवादी, एक एक टर्म उठाऊंगा मैं, एक एक पूरा डिफाइन करूंगा नीचे तक, ऊपर से लेके। ये मैंने बता चुका हूँ और ये बता दिया है मैंने। अब आता है समाजवादी। अब देखिए समाजवादी का क्या है कॉन्सेप्ट। समाजवादी विचारधारा है एक, ना कि जैसे समाजवादी क्या है, एक विचारधारा है, और ये वर्ल्ड लेवल पे दी गई है। समझ रहे हैं? तो हमारे देश में ऐसा कोई समाजवादी का विचारधारा का कॉन्सेप्ट नहीं था कि समाजवादी प्रॉपर वे में आ सके। ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है। ये कार्ल मार्क्स वाला सिस्टम है, साम्यवादी वाला। कार्ल मार्क्स से थोड़ा सा रिलेट हो जाता है यहाँ पे। उनका कॉन्सेप्ट है ये समाजवादी और साम्यवादी वाला। तो वहाँ से थोड़ा सा इसको समझते हैं। समाजवादी विचारधारा को थोड़ा समझना है। मैंने कहा ना, हर एक वर्ड एक दर्शन है यहाँ पे। ऐसा कोई कॉपी में आपको नहीं लिखना है इसको, कॉपी वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं ये। अगर आप कॉपी में लिखने जाओगे, नोट्स बनाने जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो नोट्स ही रहेंगे आपके। इससे अच्छा है आप भाई टेक्स्ट बुक ले लो। नोट्स बनाने की क्या ही ज़रूरत है फिर।
नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। आप एक दो बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा अगली बार देखिए, जितनी बार देखना देखिए। 1 घंटे की तो क्लास होने वाली है आई थिंक। 1 घंटे में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो कर रही है यार। 1 घंटे में, 2 घंटे में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन होना चाहिए कंप्लीट। ऐसा नहीं रटना है, क्योंकि रटने जाओगे तो वहाँ पे टर्म चेंज हो जाता है। वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। दर्शन का यही बात होती है कि वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वर्ड चेंज कर देते हैं वो, कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए समाजवादी का क्या मतलब, समाजवादी का सीधा सीधा सिंपल वर्ड है, संपत्ति का समाजीकरण करना। मतलब जो कार्ल मार्क्स और समाजवादी कहते हैं वो ये कहते हैं कि समाज में संपत्ति सभी के पास समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और एक के पास इतना भी नहीं कि उसको जो बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। तो संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए हमेशा। और ये एब्सोल्यूट वर्ड में बोला गया है, सॉरी, कि वितरण जो होगा वो इक्वल होना चाहिए सबके पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास देश में इक्वल वितरण होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और दूसरा, जो वंचित वर्ग हैं यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका कल्याण हो। पिछड़े व वंचित वर्गों का कल्याण। पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण की बात की गई है। विचारधारा में 3 4 टर्म बहुत ज़्यादा हैं बस भाई, बाकी उन्हीं में से डिवाइड करके वो थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं। बाकी आपको सिर्फ ये टर्म थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये टर्म है। संपत्ति का समाजीकरण का एग्जाम्पल दे सकते हैं वो आपको। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो यही पूछ लेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको रटना नहीं है, क्योंकि वो वर्ड चेंज कर देंगे। एग्जाम में वर्ड चेंज करना सबसे आसान काम रहता है बच्चों को गुमराह करने का, क्योंकि वो रटते हैं, उनको ये नहीं पता रहता कि ये सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं है। दर्शन, दर्शन में आपको सिर्फ समझना है। आप समझिए और उसको आराम से बेसिकली सिंपल वे में समझिए, और कुछ नहीं करना है आपको, आराम से समझ में आएगा। जैसे ये वाला समझ में आएगा, संपत्ति का समाजीकरण करना, वंचित वर्गों के कल्याण की बात करना। लेकिन हमारे देश में ये जो एब्सोल्यूट समाजवादी है इसको नहीं माना गया है। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में इसको नहीं माना गया है, लोकतांत्रिक समाज को माना गया है समाजवादी। लोकतांत्रिक आपने सुना होगा, नेहरू जी के बारे में बोला जाता है लोकतांत्रिक समाजवादी। नेहरू जी को कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवादी। ऐसा क्यों कहा जाता है नेहरू जी के बारे में कि नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवादी थे? क्योंकि वो जो समाजवादी करना चाहते थे ये हिंसा के तौर पे करना चाहते थे, हिंसक और आक्रामक वे में करना चाहते थे। मतलब जबरन। अगर मैं कहूँ कि नहीं सबके पास बराबर होना चाहिए, डंडे के बल पे, जिसे बोलते हैं ना कि डंडे के बल के, फोर्स लगा के, यहाँ पे हिंसा, आक्रामक, इनका मतलब ये साधन यूज किए गए थे कि हम अगर नहीं करेगा तो कोई हिंसा के आधार पे करेंगे। जबकि नेहरू जी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक वे में कहा गया था कि हम कानून या लॉ के, बेसिकली संसद के द्वारा बनाएंगे इनको, संसद के आधार पे हम करवाएंगे। हम इन साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, उद्देश्य जरूर हमारे समान होंगे ये वाले, लेकिन ये वाले हम नहीं अपनाएंगे। इसीलिए नेहरू जी को लोकतांत्रिक समाजवादी कहा जाता है। सीधा सीधा समाजवादी का यही है। इसके डिफाइन किया गया है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया गया है, हमारे संविधान में कोई डेफिनेशन नहीं है। समझ रहे हैं? प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक 1982 में केस हुआ था उसमें डिफाइन किया गया है कि हम असमानता को कम करेंगे। क्या कहा गया है? इसमें समाजवाद को डिफाइन किया गया है जो इंडिया में चल रहा है। इंडिया में जो समाजवाद है उसका मतलब अलग है, उसमें कहा गया है हम असमानता को कम करेंगे और संसद के द्वारा, ना कि हिंसा और
आक्रामक वे में। ठीक है, तो ये चीजें हम करेंगे, समानता लाएंगे और पिछड़े और वंचित वर्गों का कल्याण करेंगे। पिछड़े और वंचित वर्गों का कल्याण करेंगे। ये चीज समझना है सिर्फ, बस बाकी जो भी डिफरेंस करेंगे वो यहाँ से छेड़छाड़ करेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। रटना नहीं है, रटने जाओगे तो यहाँ पे वो चेंज कर देंगे और आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ समझिए और ये चीज़ समझिए कहना क्या चाह रहा है। वहाँ पे जो समानता लाने की बात करी गई है, हमने कहा है कि जो आय और जीवन स्तर होता है, एक होती है संपत्ति, एक होता है जीवन स्तर। इसको नहीं माना गया है हमारे। इसमें अंदर थोड़ा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो है इसमें, डेप्थ में है। मैं तो ऊपर से करा रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। आय को नहीं माना गया, हम आय को नहीं करेंगे समान। असमानता को ज़रूर हम कम करेंगे, आय में जो गैप बन रहा है, जो एक व्यक्ति के बीच में जो गैप है उसको फिल करेंगे हम बस, ताकि गैप ज़्यादा ना हो। तो उस गैप को फिल करेंगे, ना कि हम समानता लाएंगे आय में कि जिसके पास 100 रुपये हैं तो इसके पास भी 100 रुपये होने चाहिए। नहीं, ये नहीं करेंगे अपन। अपन क्या करेंगे, इस गैप को थोड़ा कम करेंगे बस। दूसरा, जीवन स्तर तक हम लेके आएंगे। जीवन स्तर क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये थोड़ा इंग्लिश टर्म बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम शिक्षा, खाद जो भी है, और एक होता है आपका आवास। ये दो तीन चीजें हैं जो हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके सभी लोगों को। सभी लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन व्यतीत करना हो, जिसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और आवास हो। इसमें समानता रहेगी। यहाँ पे देखना, जो सारी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो इन चीज़ों को टारगेट करती हैं ताकि लोगों को शिक्षा समान मिले। शिक्षा का अधिकार भी आपने देखा होगा सबके लिए, प्राइमरी लेवल और उस तक तो फ्री है, उसमें कोई वो नहीं है। खाद में देखना आप, खाद वितरण करती है जो पीडीएस प्रणाली है, आपने देखा होगा जिसमें पीडीएस प्रणाली है। वो पीडीएस प्रणाली क्यों दी जाती है? मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। पीडीएस प्रणाली दी जाती है, आई थिंक 83 मिलियन लोगों को दिया जाता है। तो इसी के कारण मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ समझोगे वो कॉन्सेप्ट से रिलेट होगी, और जो भी आगे आएगा फैक्ट अपने आप में यहाँ से रिलेट होता है। ना कि फैक्ट का कोई अस्तित्व अपने आप में अकेला नहीं होता है, वो यहाँ से कनेक्ट होगा। खाद में हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, ताकि वो खाद्य प्रणाली और जो कुपोषण बीमारियां हैं वो ना हो। दूसरा, आवास। तीसरा, हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं। एक जीवन स्तर, एक लेवल तक सबको समान करना चाहते हैं। सब लोग समान हैं इस स्तर तक, इन क्षेत्रों में। आवास मिलेगा, आवास बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों चालू की गई है? वो कॉन्सेप्ट यही है। वो कोई अलग से स्कीम नहीं निकालते हैं, वो संविधान के तहत निकाली जाती हैं। प्रियम्बल में जो भी उद्देश्य दिए गए हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप इसके लिए काम करोगे, तो इसलिए काम करते हैं। आवास, आवास दिया गया है, खाद, शिक्षा, हेल्थ। आप देखिए सारी स्कीम्स जो होती हैं वो इसी चार पांच बेसिक्स पे रिलेट होती हैं। एजुकेशन हुआ, खाद हुआ, आवास हुआ, हेल्थ हुआ। तो मुझे लगता है इसमें तो मैंने बहुत डेप्थ में समझा दिया है। ये तो आई थिंक हो गया होगा क्लियर। तो देखते हैं एक और होगा आई थिंक, पंथ निरपेक्ष। बहुत अच्छा टर्म है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पंथ निरपेक्ष के बारे में पूछा गया है आपसे। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ। पंथ निरपेक्ष, एक चीज़ और समझा देता हूँ। दो तीन वर्ड आते हैं यहाँ पे, पंथ निरपेक्ष और एक धर्म निरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, सबसे पहले तो ये समझिए कि कौन सा संविधान में दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो यही है कि कौन सा संविधान में। सबसे पहले ये जानना है कि ये पंथ निरपेक्ष है ना कि धर्मनिरपेक्ष। संविधान में जो दिया गया है वो पंथ निरपेक्ष है ना कि धर्मनिरपेक्ष। हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों को पूछ लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। लिखा होना बहुत अलग कॉमन बात है, लेकिन पंथ निरपेक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये संविधान में कौन सा वर्ड है। एग्जैक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपसे संविधान में किस वर्ड को शामिल किया गया है, यही पूछा जाता है शामिल किसको किया गया है, तो ये वर्ड शामिल किया गया है ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इन दोनों को मैं डिफाइन करूंगा अलग अलग। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या मतलब होता है। इन दोनों ही वर्ड से समझ सकते हैं, पंथ लिखा हुआ है उसके आगे और उसके आगे धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि ये वर्ड इसमें लिया गया है और ये वर्ड नहीं लिया गया है। ठीक है, मैं दोनों को समझाऊंगा। तो पंथ निरपेक्ष को हम पहले लेते हैं। पंथ निरपेक्ष, पंथ का देखो पंथ लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले। तो पंथ प्लस निरपेक्ष होता है इसमें, अगर डिवाइड करें तो पंथ निरपेक्ष है। इसमें समझने वाली बात है, यहाँ पे निरपेक्ष क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ये नेगेटिव वर्ड को दर्शाया गया है कि हम इसको शामिल नहीं करेंगे। मतलब नेगेटिव से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम पंथ से अलग रहना। मतलब धर्म या पंथ से सरकार, ना कि हम सरकार अलग रहेगी, इसमें इसका कोई वो नहीं होगा। सरकार पंथ निरपेक्ष होगी, मतलब किसी के लिए या किसी के द्वारा या किसी धर्म को विशेष को सहायता नहीं देगी गवर्नमेंट, किसी धर्म विशेष को सहायता नहीं देगी। या उसका समर्थन नहीं करेगी। गवर्नमेंट के भी पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट को डिफाइन किया जाता है, जैसे पाकिस्तान है ना अपना, देखिए पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप पहचान सकते हैं इसको, तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। स्टेट को डिफाइन किया जाता है इससे बेसिकली। आगे थोड़ा सा समझने में इसको थोड़ा सा थ्योरी हो जाती है, अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा डेप्थ में हो जाएगा। स्टेट को डिफाइन किया जाता है कि हमारा स्टेट होगा कैसे, तीन टाइप से डिफाइन किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ इतना ही समझना है, आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक आरएस मेंस में पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष के बारे में, ना कि पंथ निरपेक्ष के बारे में। डेफिनेशन पूछी गई है सीधी सीधी। आई थिंक 2025 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। दो क्वेश्चन उठाए गए हैं यहाँ से, एक तो धर्मनिरपेक्ष वाला, एक हम भारत के लोगों वाला। तो ये वाला पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, कि मतलब धर्म से तटस्थ रहना। मतलब गवर्नमेंट ऐसा कोई विशेष कार्य धर्म पे आधारित नहीं होगी कि मान लीजिए कोई ऐड दे रही है, यानी कि सहायता दे रही है किसी को। सहायता थोड़ा सा अलग वर्ड है, सहायता देना अलग हो जाता है। लेकिन अगर सहायता दी जा रही है तो हर धर्म को दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ना कि हिंदू और अदर मेजोरिटी जो रिलीजन होते हैं उनके लिए। तो बेसिकली यही यही समझना है, पंथ से निरपेक्ष रहती है गवर्नमेंट। उसको एक डायग्राम से समझ सकते हो, जैसे गवर्नमेंट सरकार वाला ये होता है आपका धर्म या पंथ, ले लीजिए आप। हमारे इंडिया में ये वाला सिस्टम है। अब देखिए इस मैप से आपको सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन समझना ये है कि मैप है क्या। ये मैंने खुद से बनाया हुआ मैप है, क्योंकि जो मैं खुद यूपीएससी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये एक ही वर्ड नीचे लिख देता हूँ मैं इन दोनों के। तो मुझे एक ही वर्ड से समझ में आ जाता है। ये की पॉइंट होते हैं, इसीलिए बोलते हैं की पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए। ये बहुत शानदार चीज़ है। ये जो है ये सारी चीज़ को समझा सकती है इसको। अब देखिए कैसे, देखो
सरकार जो होती है धर्म को और पंथ को जो क्या प्रभावित कर सकती है, यानी कि देखो हिंदू धर्म जो होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, बहुत सारे रिलीजन है। जैसे अभी आपने देखा होगा नमाज के टाइम पे पुलिस खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो उनको मैनेज कर सकती है, ना कि एक अलग एफर्ट लगाना। उनको मैनेजमेंट कर सकती है। अगर धर्म प्रभावित करेगा राज्य को तो कानून बना सकती है, लेकिन सरकार इसको प्रभावित कर सकती है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड आया था, वक्फ बोर्ड के जो कानून लाया गया था वो इसी के तहत लाया गया था। देख सकते हैं आप कि इस एरो को डिफाइन कर रहा है वो, कि सरकार धर्म और पंथ को प्रभावित कर रही है, ना कि धर्म प्रभावित कर सकता है, जबकि धर्म प्रभावित कर रहा था उस वोट उससे। सॉरी, धर्म प्रभावित कर रहा था उससे। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझा देगा कि सरकार और धर्म में क्या संबंध होता है। यहाँ पे देखिए, एरो समझिए कि ये एरो क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। इससे मतलब ये है कि ये प्रभावित कर सकता है इसको, इसके मैनेजमेंट को, इसको रोक सकता है। हिंदू वाला लाया था एक जो साउथ में महिलाओं के प्रवेश पे हुआ था मंदिर में, मंदिर वाला जब हुआ था, तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप किया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उसको कैंसिल किया गया था। इसमें देखिए धर्म वाले में वक्फ बोर्ड प्रभावित कर रहा था कानून को, लोगों को प्रभावित कर रहा था कि उनकी ज़मीन को अलग से थोड़ा सा ऑक्यूपाइड कर रहा था, तो इसलिए कानून लाया गया एक नया वक्फ बोर्ड के खिलाफ। उसको एक मैनेज किया गया था कानून से, ना कि देखो वो नहीं है कि जो बोलते हैं ना कि मतलब ओवर वो नहीं करता है उसको, ओवर रूल नहीं करता है, सिर्फ मैनेज करता है। मैनेज करता है, सहायता दे सकता है, ऐड जैसे थोड़ा सा सहायता देना भी हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से इस मैप से समझ सकते हैं। ये की पॉइंट है, सिर्फ ये लिखना है। धर्म से निरपेक्ष ये नेगेटिव वर्ड है, मैंने बता चुका हूँ। और सहायता दे सकता है, थोड़ा समर्थन भी दे सकता है, समर्थन नहीं है, सहायता दे सकता है कि पैसे में दे सकता है, आर्थिक में, ना कि दर्शन वाले पार्ट में। ठीक है, सहायता पैसे में दे सकता है, वैसे नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष में आपको बता दूं, पंथ निरपेक्ष तो आपको हो चुका है, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्म की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष में यही है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष की धारणा है वो पश्चिमी है, मतलब पश्चिमी से मान लीजिए आप यूरोपीय धारणा है, बस सीधा सीधा सिंपल वर्ड, यूरोपीय धारणा है। यूरोपीय कॉन्सेप्ट है धर्म से निरपेक्ष रहना। वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट खुद बोलती है ये चीज़ें कि हम, जैसे राज्य या सरकार, उसका ये मतलब है ना तो धर्म उसको प्रभावित करेगा, ना ही उसके क्षेत्र में सरकार उसको वो करेगी मैनेज। धर्म जो कर रहा है वो करेगा अपने क्षेत्र में, वो ना कि गवर्नमेंट को प्रभावित करेगा, और गवर्नमेंट धर्म को प्रभावित नहीं करेगी। ये कहने का मतलब है इसका। लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम सरकार प्रभावित कर सकती है, मैनेज कर सकती है, वहाँ पे मैनेज नहीं करते हैं। वहाँ पे वो खुद मैनेज करते हैं, धर्म वाला सिस्टम और गवर्नमेंट वाला अलग से, उनका अलग अलग सेपरेट सिस्टम है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष को नहीं माना गया। धर्मनिरपेक्ष की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। ठीक है, तो इसको नहीं माना गया है, इसीलिए हमारे जो संविधान में है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये मेन कारण है इसका, ये वाला एरो, इसको शामिल नहीं किया गया है। आप ये समझ सकते हैं सिर्फ एक ही डेफिनेशन से आपको बहुत सारी बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। सिर्फ ये अगर डायग्राम बना के आप थोड़ा भी डिफाइन कर देंगे ना, जैसे पीसीएस में पूछा गया है, तो अगर वहाँ पे इतना डायग्राम बना के अगर कोई थोड़ा सा डिफाइन करके भी आ जाता ना, तो एग्जामिनर समझ जाता है वो कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ इतना डायग्राम बनाना था आपको इसमें, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जितना पूछा गया है उतना करना है आपको। उसमें तो पीसीएस वाले में तो आपको बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, तो इतना ही भी आप डिफाइन कर पाओ बहुत काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है
कि जो सरकार होती है इसमें प्रभावित नहीं करती है, अलग रहती है। ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। लिखना नहीं है इसमें, लिखने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लिखा पाऊंगा इसमें। इसमें लिखने वाला दर्शन पाठ इतना है कि आपकी बुक भर जाएगी। मैं एक ही टॉपिक को 7 दिन तक पढ़ा सकता हूँ इसी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेप्थ हैं। इसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, फिर जैसे यहाँ पे स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है। जैसे हम बोलते हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये वो राष्ट्र है, ये ईसाई राष्ट्र है, क्रिश्चियन है, तो वो बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग आ जाती हैं। इसलिए जितना आप लिखोगे उतना आप उलझते जाओगे। इसलिए इतना समझिए आप कि इसका मतलब क्या है, बस। बाकी आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ ये समझिए कि इनका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। ये धर्म को इस तरह रिलेट करेगा। और उसमें मैंने बताया आपको, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये पंथ निरपेक्ष वाला, ये वाला एरो देखिए यहाँ पे, ये वाला है। बस यही डिफरेंस है इसमें बेसिकली। जो मेन डिफरेंस है इसीलिए हमने इसको नहीं अपनाया है। प्रस्तावना में जो है वो पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। और मैंने ये भी बता दिया है क्यों शामिल नहीं किया गया है। अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है रिटर्न में, तो ये इसलिए शामिल नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है 3-4 कॉन्सेप्ट तो आपके इजीली कंप्लीट हो गए होंगे। सिंपल भाषा में मैंने समझाया है इसको, बहुत ज़्यादा दर्शन वाली लैंग्वेज में नहीं समझाया गया है, क्योंकि दर्शन वाली लैंग्वेज बहुत टफ होती है। बुक्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, आप समझ भी नहीं पाओगे, उलझ जाओगे इसमें। बस आपको वो डायग्राम याद रखना है जो मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, आगे आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में बताएगा। लोकतंत्रात्मक का सीधा सीधा मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक। इसका इंग्लिश वर्ड ये होता है, कुछ भी लिखा हो आप वो छोड़िए। मैंने इंग्लिश में याद किया है, मैं वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं याद करता हूँ ऐसे हिंदी वाले, क्योंकि मैं खुद वैसे हिंदी से हूँ। लेकिन मैंने इंग्लिश में याद किया हुआ है इसको, क्योंकि इंग्लिश वाले टर्म बहुत इजी पड़ते हैं। देखिए डेमोक्रेसी लिखा है, सीधा एक ही वर्ड आएगा। वहाँ पे लोकतांत्रिक, लोक तंत्रात्मक, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं और जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा वर्ड उसमें है। अगर सीधा सीधा सिंपल पूछ लिया जाए कि वर्ड कौन सा है, तो उसमें लोकतांत्रात्मक, लोकतांत्रिक, ये सारे वर्ड्स लिखे आएंगे जो समझ में भी नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है, कि कौन सा वर्ड उसमें शामिल है। सीधा सीधा आपको इंग्लिश वर्ड देखना है कौन सा शामिल है। तो डेमोक्रेसी वाला, तो डेमोक्रेसी वाले में समझते हैं कि उसमें क्या दिया गया। डेमोक्रेसी वाले में ये है कि दो वर्ड हैं, डेमो और क्रेसी। सीधा सीधा है। डेमो का मतलब होता है लोग, जनता, जनता। और क्रेसी का मतलब होता है शासन। ये विदेशी वर्ड है, इसलिए इनका अलग अलग मीनिंग है। तो डेमो का मतलब, डेमोक्रेसी डेमोस से लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है जनता और डेमोक्रेसी का मतलब होता है शासन। तो वही है, एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जनता, जनता द्वारा, जनता के लिए। जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये वर्ड यहीं से आया है, स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब होता है इनडायरेक्टली हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए एमपी, उसके बारे में बताया गया है। डेमोक्रेसी वो है सीधी सीधी, जो हम एमएलए एमपी चुनते हैं, एमपी। और डेमोक्रेसी को दो चीज़ों में डिफाइन किया गया है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इंग्लिश वर्ड थोड़ा याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है, मैंने इंग्लिश में खुद याद किया है। मैं भी एक कॉमन पृष्ठभूमि से हूँ, हिंदी से हूँ, तो उतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट भी नहीं होने वाला है। तो अगर ये याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में आपको वो घुमाते रहेंगे और क्वेश्चन इसीलिए गलत होते हैं मेनली दर्शन में। तो जनता और शासन, डेमोक्रेसी का सीधा सीधा शासन है कि मतलब, सीधा सीधा मतलब है, सॉरी, कि
किस तरह से आपको मतलब शासन जो सरकार है, आप किस तरह से शासन सरकार को चुन रहे हैं। कई जगह पे क्या होता है, अब बोलते हैं वंशानुगत चल रहा है। मतलब आप रसिया में देखिए, इलेक्शन जरूर होते हैं, लेकिन चुना कौन जा रहा है वहाँ पे, इनडायरेक्टली कहें तो पुतिन जी चुने जा रहे हैं बार बार, लेकिन उनको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। हम इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं वर्ल्ड की। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज स्केल पे इलेक्शन होते हैं हर महीने। आई थिंक हर साल, सॉरी, हर साल 5 से 6 स्टेट में इलेक्शन होते हैं, 6 महीने में लगभग, 6 मंथ में। इसीलिए डेमोक्रेसी कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लोकतंत्रात्मक का मतलब यही होता है। अब देखते हैं क्या है गणराज्य। बहुत अच्छा टॉप वो है टर्म। गणराज्य वाला बताता हूँ आपको। देखिए यार, इसमें लिखने वाला नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं लिखा नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें आप देख के भी बता दें कि कुछ लिखना है इसमें। इसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझना है। 2-3 बार अगर आपने ये टर्म पढ़ भी लिए और देख भी लिए कि हाँ ये वाला सिस्टम है, कि इसमें टर्म याद रखना है आपको। आपको लिखना नहीं है, लिखने के जब चक्कर में जाओगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। नोट्स मैंने देखा हूँ, नोट्स में रखे रह जाते हैं ये टर्म सारे, उनका मतलब तक नहीं पता है। तो उसको ऐसा मत करना है यार, अगर करने वाले हो तो बेसिकली मत देखना ये वीडियो फिर, क्योंकि मैं तो सिर्फ टर्म बात समझाने वाला हूँ। आप टर्म समझिए, उसको छोड़िए। गणराज्य का मतलब होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ ताकि इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती है एग्जाम में। रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? एक, आपने सुना होगा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस होता है, एक गणतंत्र दिवस होता है। सुना होगा आपने। क्यों मनाते हैं आप? वो इसीलिए मनाया जाता है कि हम गणराज्य हुए थे। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य क्यों कहा जा रहा है? गणराज्य का मतलब सीधा सीधा होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है, स्टेट सेंटर का हेड ऑफ स्टेट। देखिए, यहाँ पे मैं समझा दूं, जो स्टेट वर्ड बोल रहा है ना, जो थ्योरी में दर्शन में जो आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो दर्शन में स्टेट बोला जा रहा है ना, क्योंकि जब दर्शन लिखा गया था तो स्टेट में डिवाइड था ना कि देशों में, वर्ल्ड। तो स्टेट जो होता है वो सीधा सीधा राष्ट्र या देश को इंडिकेट करता है यहाँ पे। समझ रहे हैं? देश को या राष्ट्र को इंडिकेट करता है, ना कि स्टेट को, जो अपने राज्य वाले हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, इसको इंडिकेट नहीं करता है यहाँ पे। यहाँ पे ये मत समझना किसी राज्य का वो है। तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है, कौन होता है अपना हेड ऑफ स्टेट? होता है राष्ट्रपति। हेड ऑफ जो स्टेट होता है देश का, वो इलेक्टेड होना चाहिए। समझ रहे हो? निर्वाचित होना चाहिए, तभी हम उस देश को गणराज्य बोलेंगे, गणतंत्र या गणराज्य बोलेंगे। समझ रहे हो? हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है, लेकिन होता है, इसलिए हम गणराज्य बोलते हैं अपने को। इसमें ये समझना है बस, निर्वाचित नहीं हो, वो, सॉरी, मनोनीत नहीं होना चाहिए। मनोनीत और वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन का देखा होगा आपने। ब्रिटेन में क्या होता है? राजा होता है हेड ऑफ स्टेट। ब्रिटेन में जो राजा होता है, तो हम ब्रिटेन को गणराज्य नहीं बोलते। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है, यानी कि राजा होता है, प्रिंस होता है वो। हमेशा राजा को इलेक्टेड करते हैं वो। इसलिए जो हमारे यहाँ होता है राष्ट्रपति, इलेक्टेड होता है, जो मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, इसलिए हम गणराज्य बोलते हैं। समझ रहे हो? मनोनीत नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जो भी देश में राष्ट्रपति मनोनीत होगा और वंशानुगत होगा, वो गणराज्य नहीं होगा देश। सीधा सीधा सिंपल बात है।
यहाँ पे जो भी है आपसे गणराज्य में पूछा जा सकता है किसको गणराज्य बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। सिंपल सिंपल बात है। बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो निर्वाचित होना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए। सिंपल। और क्यों नहीं, वो ये है मनोनीत और वंशानुगत। अगर मनोनीत है और वंशानुगत है राष्ट्रपति, तो भाई वो देश गणराज्य नहीं है। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम गणराज्य देश हैं। भारत एक गणराज्य है, समझ रहे हो। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम जिस दिन स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि गणतंत्र क्यों मनाया जाता है और वो सॉरी स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। दर्शन में मैंने बता दिया आपको, जो स्टेट का मतलब होता है वो देश से होता है, ना कि पर्टिकुलर जो स्टेट प्रणाली चल रही है। ठीक है। और जो राष्ट्रपति होता है आपका निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत या वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ये टर्म है, ये समझना है आपको। बाकी आगे का ये टर्म देखते हैं क्या है। पर ये हो गया, ये हो गया आपका। अब आता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य वाला पार्ट जो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट किस उद्देश्य के लिए कार्य करती है, तो न्याय वाला। न्याय वाला पार्ट देखते हैं। न्याय में सबसे पहले देखते हैं न्याय में कितने पे किस तरह के न्याय हैं। एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन तरह के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। तीन तरह के न्याय की बात की गई है। अब इन न्याय के होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तीन तरह के न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में। ठीक है। अब इन तीन तरह के समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए न्याय होता क्या है, मतलब न्याय किसको बोलते हैं हम। आपने सुना होगा जुडिशरी जब एक कोई जजमेंट देती है तो उसमें बोलती है वो को कि न्याय हो गया। लोग बोलते हैं ना कि न्याय हुआ है कि नहीं, न्याय हो गया भाई। तो क्यों बोलते हैं, सबसे पहले न्याय के बारे में पता होना चाहिए, न्याय होता क्या है। मैंने एक पीसीएस स्टूडेंट से पूछा था, आरएस वाले से, कि धर्मनिरपेक्ष और न्याय में क्या मतलब होता है, न्याय का क्या डेफिनेशन होता है, किसको न्याय बोलेंगे अपन। तो कैजुअली वे में वो नहीं बता पाया, लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये होता है असत्य पर, असत्य पर सत्य की वरीयता। आपने देखा होगा ना, जो जुडिशरी अपना जजमेंट देती है वो किस आधार पे देती है। जो भी पैरामीटर होते हैं वो सीधे सीधे इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं जुडिशरी में। जुडिशरी के लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, वो है ये बात कि असत्यवाद पे सत्य को वरीयता देगा, यानी कि सत्य हमेशा बड़ा रहेगा जुडिशरी के लिए। सत्य हमेशा असत्य हमेशा छोटा रहेगा। असत्य को नहीं मानेगी जबकि सत्य को बहुत ज़्यादा मानेगी। और इसी को न्याय बोलते हैं। जब भी कोई जजमेंट होता है वो इस आधार पे दिया जाता है। सारे पैरामीटर सबूत जो होते हैं वो इस पे टिके होने चाहिए। ठीक है। न्याय की सीधी सीधी डेफिनेशन यही है। आज तक मुझे लगता है किसी ने डेफिनेशन नहीं बताई है, थ्योरी का पार्ट रहता है। मैंने थ्योरी पढ़ी है, ऑप्शनल रहा है मेरा। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को न्याय के बारे में नहीं पता रहता है कि न्याय होता क्या है, और वो न्याय को पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। तो न्याय इसी को बोलते हैं। दूसरा, आप एक एक करके टर्म उठाते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है, जो प्रियम्बल में बात की गई है भाई कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, तो सामाजिक न्याय होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। सामाजिक न्याय किसको बोलेंगे। सामाजिक न्याय वो होता है जो समाज में हम प्रतिष्ठा होती है ना लोगों की, लोग बोलते हैं मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जाति, वर्ग, धर्म, जाति, वर्ग, धर्म, इन आधार पे जो ऊंच नीच होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए समाज में। सामाजिक न्याय उसी को बोलेंगे। कोई भी निम्न जाति का नहीं है, कोई भी उच्च जाति का नहीं है। जुडिशरी में इसका कोई मतलब नहीं है। जुडिशरी देगा ना सबके लिए समान होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाति, वर्ग, धर्म और ये अपना वर्ग धर्म के आधार पे विभाजित नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं सामाजिक। और दूसरा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन विशेषाधिकार लेके बैठा है कि एक तरह के टाइटल होते हैं, अ, ये कि टाइटल नहीं होना चाहिए किसी के पास, कि वो विशेषाधिकार लेके बैठा है और कुछ पर्सन को दबा रहा है,
तो वो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय में सिर्फ यही डेफिनेशन आती है, जाति धर्म वर्ग के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को निम्न नहीं समझना चाहिए। दूसरा, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए किसी के पास, सारे लोग समान हैं समाज में कानून के तहत। कानून के तहत तो भाई यही बताया गया है, बाकी आप सब जानते हैं। लेकिन कानून यही कहता है विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई समाज है तो वो सामाजिक न्याय कहलाएगा उस समाज में। ठीक है। अब अपन चलते हैं आर्थिक वाले में। आर्थिक वाले में यही है कि आर्थिक रूप से जो असमानता है उसको हम कम करेंगे। आर्थिक में यही कहा गया है, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी की ज़्यादा इनकम है तो वो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी में रहना है, हाई प्रोफाइल बनता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए आर्थिक रूप से। और दूसरा, व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है सबको। आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, आपके लिए वो स्वतंत्रता है, उसमें आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आर्थिक रूप से आप किसी को निम्न नहीं समझेंगे, निम्न या उच्च नहीं समझेंगे। ठीक है। थोड़ा रफ हो सकता है क्योंकि मेरा लिखने का टाइप थोड़ा ऐसा ही होता है, मैं पढ़ता इसी तरह से हूँ, तो देखूंगा थोड़ा सा संभालने की कोशिश करूंगा। देखो, आर्थिक रूप से कोई उच्च और निम्न नहीं है। ठीक है। दूसरा, व्यवसाय, आप व्यवसाय में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है समाज तो भाई वो आर्थिक न्याय कहलाएगा। सामाजिक न्याय मैं बता चुका हूँ, इसमें इस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए, वही समाज एक सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। राजनैतिक, राजनैतिक में यही है कि आप कोई भी व्यक्ति आप देखिए वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है और मतदान दे सकता है। नीचे कास्ट के जो भी होते हैं वैसे समाज में होते हैं, तो उनको भी आप देखना गवर्नमेंट वोटर लिस्ट में और वोट प्रोवाइड करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके लिए भी समान अधिकार देती है, वोटर अधिकार, वोट का अधिकार। ठीक है। और भेदभाव नहीं करती है। आपने देखा होगा एससी और एसटी की सीट भी आती है ना, वो इसी आधार पे आती है, राजनीतिक न्याय पे। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, एसटी और एसटी दोनों को सीट दी जाती है, और भेदभाव नहीं करता, कोई भी लड़ सकता है। बस एसटी एससी के लिए रिजर्व नहीं होनी चाहिए वो सीट। आप कॉमन सीट से लड़ सकते हैं, जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी कितनी भी आय हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सामाजिक जो स्टेटस है कैसा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ बस ये होना चाहिए कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संविधान सभी को समान मानता है। तो यही न्याय का कॉन्सेप्ट है, जो तीन न्याय के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं ये वाले। सत्य पहले समझिए, सत्य का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, जितना बेहतर डेफिनेशन समझोगे आप प्रत्येक वर्ड का, उस मुझे लगता है वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। आप डेफिनेशन समझिए, इन सब चीज़ों को आप इजीली समझ जाओगे आप। इसमें कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ यही चीज़ सारी चीज़ों में इंडिकेट हुई है कि सिर्फ सत्य को वरीयता और न्याय को वरीयता दी गई है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आता है स्वतंत्रता। चलिए स्वतंत्रता के बारे में देखिए, कितनी स्वतंत्रता है यहाँ पे। सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जो उद्देश्य है, जैसे गवर्नमेंट का जो बताया, गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले तो न्याय प्रोवाइड करवाएगी सबके लिए। सबके लिए न्याय होना चाहिए, और वो भी तीन तरह का न्याय बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। इसमें सेकंड आता है आपका स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बहुत अच्छे अच्छे टर्म है, एक एक करके मैं समझाऊंगा सबको क्या मतलब है इसका, और इतनी तरह का क्यों दिया गया है, और हर वर्ड का एक एक अलग महत्व है। ऐसा क्यों दिया गया है, सिर्फ पांच ही क्यों है, और भी तो हो सकते थे, लेकिन पांच ही क्यों है, क्योंकि जिस टाइम जिस ज़रूरत थी हमारी, उस हिसाब से हमने अब इसको कैटेगराइज और शामिल किया है।
अब देखिए विचार क्या होता है, विचार की क्या क्यों स्वतंत्रता दी गई है, आप विचार क्यों है, विचार करने की स्वतंत्रता क्यों दी गई है। आप सभी विचार करते हैं लेकिन स्वतंत्रता क्यों दी गई है इसकी। क्योंकि पश्चिमी यूरोप में जब हुआ था कि थॉट जो दर्शन था उसकी अनुमति नहीं थी, विचार नहीं प्रकट कर सकते थे आप एज ई कॉमन, और ये इसको थॉट भी बोलते हैं। आप विचार कर सकते हैं, आप पे विचार पे कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी तरह का विचार कर सकते हैं, मन में होना चाहिए, ये मानसिक वो है, मनन जिसको हम बोलते हैं। मन में विचार कर सकते हैं कोई भी तरह का, आप दर्शन हो या कोई भी फंडामेंटल चीज हो सकती है आपकी। अभिव्यक्ति, जैसे विचार किया आपने, आ, अभिव्यक्ति, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं आप, मान लीजिए एक व्यक्ति बी से बात कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से समझिए, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझेंगे। ये व्यक्ति है, इसने किसी चीज़ के बारे में सोचा, मान लीजिए तैयारी करने के बारे में सोचा, किसी चीज़ की तैयारी करनी है, ऐसा ही मान लीजिए आप अपना, एसआई की तैयारी कर रहा है, ये विचार कर रहा है कि मैं तैयारी करूंगा, इसने इसको बताया, बताना क्या हो गया, उस विचार को अभिव्यक्त करना, बताना, यही हो गया। अगर ये विचार कर रहा है और उसको बता रहा है तो ये हो गया अभिव्यक्त करना। सिंपल है, एक ही एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा। इसने विचार किया, जो विचार इसने किया उसको इसने अपने दोस्त को बताया, और उसी को बोलते हैं अभिव्यक्त करना, उसने अभिव्यक्त कर दिया, यानी कि मैंने बोल दिया वो इस विचार को। विश्वास, विश्वास का मतलब होता है आप किसी भी विचारधारा में विश्वास करना। जैसे मान लीजिए कैटेगराइजेशन होता है ना, समाजवादी हैं आप, पूंजीवादी हैं, वो क्या होता है, वो इसी बात पे होता है, विचारधारा, सॉरी, विचारधारा होता है कि आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पे कोई प्रेशर कर रहा है कि आप नहीं इसी को माने, आपके ऊपर पूरी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी विचार को अपना सकते हैं और किसी भी विचारधारा में विश्वास कर सकते हैं, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं उसको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विचार ही कर सकते हैं कि भाई हमें विचार करने की स्वतंत्रता है, आप उसको बता भी सकते हैं कि ये मेरा विचार है, आई थिंक मैं ये चाहता हूँ, तो वो व्यक्त करना ही, बताना ही अभिव्यक्त हो गया है। ठीक है। एक होता है विश्वास, विश्वास का मतलब होता है कोई भी चीज़ में आप विश्वास करते हो, किसी भी रिलीजन में भी हो सकता है, जैसे आगे बताया गया है, धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप। देखा है ना, कई तरह के धर्म होते हैं, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, सॉरी, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, समझ रहे। बस फोर्सेबल नहीं होना चाहिए, आप किसी को प्रेशर नहीं कर सकते कि ये धर्म अपनाओ, आप प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप चेंज भी, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, ये आप पे ऊपर है, आपका खुद का होना चाहिए निर्णय, ना कि किसी के दबाव में आ गया। धन से संबंधित दबाव में नहीं होना चाहिए आप, या आर्थिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए कोई। देखा होगा ना, कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो कन्वर्ट जो करवाते हैं, कन्वर्ट खुद होना चाहिए व्यक्ति, ना कि किसी के दबाव में। तो इसलिए अगर वो कन्वर्ट दबाव में करवाया जाता है वो कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब, सॉरी, वो धर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ फिर। अब आता है उपासना, उपासना का मतलब सीधा सीधा यही होता है धर्म पद्धति, जैसे आपने जो भी धर्म अपनाया है, जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू की जो पद्धति है, या मुस्लिम है जो भी है, जैसे धर्म है आपका, इसमें आप कौन सी पद्धति से आप उपासना कर रहे हैं, जैसे कृष्ण की कर रहे हैं, या मुस्लिम समाज में जो भी है, हम सॉरी, मुस्लिम समाज में, तो उसके लिए जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, वो आपकी उपासना को दर्शा सकता है, आपको उस पर रोका नहीं जाएगा, आप उपासना के लिए अपने मंदिर या मस्जिद कहीं भी जा सकते हैं आप। तो वही है उपासना की स्वतंत्रता, कि आप अपने धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, आपको धार्मिक स्थल से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। उपासना हो गया, विचार हो गया, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, बहुत छोटे छोटे टर्म है, सिर्फ समझना है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी से समझना है आपको, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि एक व्यक्ति है या मैं हूँ, जो भी है आप हैं, आप अगर किसी बारे में सोच रहे हैं, किसी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हो गया आपका विचार करना, आपको उसकी स्वतंत्रता है, सिंपल। दूसरा, अभिव्यक्ति,
अभिव्यक्ति, मान लीजिए मैंने अपने लिए जो चुना कि मैं एक एसआई की तैयारी करना चाहता हूँ, राजस्थान एसआई की। तो उसमें क्या होता है कि जो विचार है, मैंने अपने दोस्त को बताया यार मैं अपना एसआई की तैयारी करना चाहता हूँ, तो वो हो गया अभिव्यक्त करना, कि आपने वो विचार किया और उसको बताया किसी अपने दोस्त को या किसी कुलीग को, तो वो हो गया आपका अभिव्यक्त करना। विश्वास, आप किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हो, किसी भी धर्म में कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट पॉलिसी से सहमत हैं और किसी से असहमत है, तो वही होता है विश्वास करना। आप गवर्नमेंट पे विश्वास कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कुछ कार्य हो सकते हैं गलत हों और कुछ सही हों। तो इसलिए हो सकता है किसी स्टेप पे आपका अलग अलग मत हो सकता है, तो उसी को कहते हैं विश्वास करना। दूसरा होता है धर्म। धर्म वाला, रिलीजन वाला ही है ये। यहाँ पे धर्म का होता है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ऐसा नहीं है। कन्वर्ट भी होते हैं तो वो भी आपकी स्वतंत्रता पे होना चाहिए। कन्वर्ट दबाव में या आर्थिक लाभ में नहीं होना चाहिए आपका, सीधा सीधा। तो वो आपकी स्वतंत्रता है धर्म वाली। उपासना, जो भी आपका धर्म है उसकी जो पद्धति है, यानी कि जो पूजा करना, अर्चना करना, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, वो आता है उपासना के अंदर, कि आप जिस धर्म को अपना रहे हैं उसकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से स्वतंत्रता वाला टॉपिक एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। 5 हैं इसमें, ध्यान रखना, नंबर्स ऑफ 5, एक एक समझ सकते हैं आप। समता, अब आते हैं अपन समता पे। बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, समानता नहीं है, समता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। इवन जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी इसको समानता ही समझा था, लेकिन जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ, हर बार रिवीजन जब मैं करता हूँ एक मंथ के डिफरेंस पे, तो मुझे कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। तो मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा गहराई से देखा है, समझा है। क्योंकि समानता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वर्ड को दो बार कैसे लिखा जा सकता है अलग अलग तरीके से एक ही चीज में। तो मैं समानता बढ़ता था इसको, ना कि समता। तो इन दोनों में डिफरेंस है बहुत। देखिए, बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसको ऐसे समझ लिए, एक तरह से ये समान है। जैसे समानता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं और तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको खड़ा किया जा रहा है कि आपको समान माना जाएगा। इसमें ये नहीं है कि किसी की कंडीशन कैसी है, मान लीजिए ये गरीब हो सकता है, ये अमीर हो सकता है, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं देखी जाती। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि हमको 3 व्यक्ति हैं, हम तीनों को समान समझेंगे। मान लीजिए कोई भी पीडीएस प्रणाली भी ले लीजिए आप। पीडीएस में हो सकता है ये 3 व्यक्ति हैं पीडीएस प्रणाली में, ये हो सकता है थोड़ा सा अमीर हो, ये थोड़ा सा गरीब हो, ये मीडियम हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना तीनों सेम हो भाई, तीनों के पास 100-100 रुपया हो। तो होता क्या है कि ये तीनों डिफरेंस हैं, मतलब आय में और अपनी जो भी स्टेटस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जब गवर्नमेंट पीडीएस प्रणाली देगी समानता के आधार पर, तो तीनों को बराबर देगी। मान लीजिए 100 रुपये भी अगर गवर्नमेंट दे रही है, तो इसको भी 100 रुपये देगी, इसको भी 100 रुपया, और इसको भी। मतलब उसको ये मैटर नहीं करता कि ये गरीब है ये अमीर है। समानता में, इसमें समानता में अगर 100-100 रुपया वो दे रही है सबको, तो 100-100 रुपया ही दिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान योजना थी ना, जो पीएम सम्मान योजना, उसमें 6-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे। तो वो सबके लिए थे, ऐसा नहीं था कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो उसके लिए कम कर दो या उसके लिए बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ सेम है कि सबको इक्वल पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इस टर्म में ही डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे इक्वलिटी शब्द है, समझ रहे हैं? यहाँ इक्विटी है, यहाँ पे इक्विटी है, यहाँ पे इक्वलिटी है। दोनों में डिफरेंस है। समानता का मतलब होता है, मान लीजिए यही 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये थोड़ा गरीब बताया था मैंने, ये अमीर है, तो कंडीशन मैटर करेगी यहाँ पे। अगर मान लीजिए 100 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, तो इसको 100 रुपये तो देगी ही देगी, लेकिन इसको 120 देगी।
क्योंकि मुझे इसके समान लाना है इसको, ठीक है, इसके बराबर करना है हमको, ऐसा नहीं है, समता लानी है, ना कि समानता। इसलिए इसमें डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इस टर्म में। मैंने इसको थ्योरी में देखा था थोड़ा सा, क्योंकि इनमें डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गहराई में जाके देखा था। यहाँ पे समानता पढ़ाते हैं सब लोग, ये समानता है, ये समानता नहीं है, ये समता है। यहाँ पे डिफरेंस है। तीन व्यक्ति हैं, तीनों की अलग अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन कंडीशन अलग होगी तो समानता समता में उसको ऐड यानी कि जो सहायता है वो डिफरेंस आ जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन जहाँ पे समानता होगी वहाँ पे गवर्नमेंट तीनों को बराबर समझेगी, इनकी कोई भी कंडीशन जज नहीं करेगी गवर्नमेंट कि इन तीनों में क्या क्या वो असमानता है, ठीक है। इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी और जितना रुपए वो बांट रही है वो सेम पैसे देगी, या कोई भी और हो सकता है, जैसे घर देना दे रहे हैं ना सबको, तो कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा होगा लेकिन पैसा होगा, लेकिन उनके लिए सबके लिए घर दिया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि डिफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ पे उन तीनों ही व्यक्ति में डिफरेंस है, कंडीशन में, सब चीज़ में। तो वहाँ पे डिफरेंस और ऐड में अंतर आ जाएगा। 100 है, 120 कर दिया है, ठीक है। समता और समानता, समता की बात की गई है। अब देखो ये समझना था समता और समानता में क्या डिफरेंस। अब समता में कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, अब देखिए वर्ड देखिए, एग्जैक्ट वर्ड क्या दिया गया है, एग्जैक्ट वर्ड पढ़िए, फालतू का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। समानता में दिया हुआ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब देखिए, अरे, कहाँ गया, ऊपर है, ये रहा, सॉरी, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर के बारे में बताया गया है। देखिए थ्योरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक फास्ट फॉरवर्ड में चल दूंगा आपके। ये थ्योरी है, ये कोई फैक्ट नहीं है यहाँ पे। फैक्ट होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको रटना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे थ्योरी है, पॉइंट समझना है आपको, पॉइंट क्या कह रहा है। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा का मतलब सीधा सीधा होता है समाज में जो आपका मान सम्मान है, समाज में जो आपका मान सम्मान होता है ना, कि आपका स्टेटस क्या है समाज में। और अवसर का होता है जैसे आपके जॉब में मिल रहा है आपको, या जीवन में आप जो भी कर सकते हैं उसमें आपको समान अवसर दिए जाएंगे, वो अवसर वाला बात है। प्रतिष्ठा वाली, समाज में क्या प्रतिष्ठा है आपकी, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया गया है कि जो प्रतिष्ठा या सम्मान होगा ना वो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है भाई कि जो प्रतिष्ठा गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि किसी एक को वो कर रही है प्रोवाइड। प्रतिष्ठा है ये सभी के लिए समान, और अवसर भी सभी के लिए समान होंगे। आपको बेसिकली समझना यही है कि समता क्या है। समता अगर समझ गए तो प्रतिष्ठा और अवसर आराम से समझ जाओगे। इसमें अवसर में यही है, ये वाला अवसर, ये वाला देना है। यहाँ पे 100 है, 120 कर देंगे हम। मतलब जो निम्न गर्भ ज़्यादा गरीब होगा उसको हम ज़्यादा सहायता, और जो थोड़ा सा कम गरीब होगा उसको हम कम सहायता देंगे, ठीक है। सीधा सीधा बात यही है, और यही प्रतिष्ठा और अवसर में करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आ, एकता के बारे में, बंधुता। अब देखिए तीन वर्ड हैं एक साथ लिए, कंपैरिजन में पढ़ाता, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं कंपैरिजन में पढ़ता हूँ इसको।
तीन वर्ड हैं ये। तीनों वर्ड में क्या क्या डिफरेंस है? बेसिकली ये तीनों वर्ड एक ही दर्शन को दर्शाते हैं, एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। हमें यूनिटी लानी है, ये यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन यूनिटी में इसमें डिफरेंस है तीनों में। देखिए, एकता में क्या कहा जाता है? सबसे पहले बंधुता समझाता हूँ। बंधुता में होता है भाईचारा। जैसे भाईचारा होना चाहिए हमारे लोगों में, एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना चाहिए। सुनते हैं ना, समाज में भाईचारा होना चाहिए। अखंडता, अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है, भौगोलिक है। और ये सामाजिक, सॉरी, एक मिनट। ये भाईचारा को दर्शाता है और ये भौगोलिक संकल्पना है और एक सामाजिक। अब ये कैसे है ये बताता हूँ मैं आपको। देखो, बंधुता क्या होती है? व्यक्ति के आधार पे होती है एकता। व्यक्ति के आधार पे एकता होनी चाहिए, ठीक है। एकता वर्ड आएगा तीनों में, यूनिटी, जैसे मैंने बताया आपको, यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा एकता। व्यक्ति के स्तर पर होना चाहिए। व्यक्ति के स्तर पर कैसे? राम और रहीम, दो संप्रदाय के अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनमें भाईचारा होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए इनमें, यानी कि व्यक्ति के स्तर पर होना चाहिए। और ये भौगोलिक स्तर पे एकता होनी चाहिए। कैसे? नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये चारों जो है हमारा अखंड होना चाहिए। जो बोलते हैं ना, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके असम तक, सिलचर असम तक, जब असम था आई थिंक, पूरा नागालैंड नहीं था तब, तो इसलिए असम बोला जाता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये यही दर्शाता है अखंडता को, कि जो अखंड एकता होनी चाहिए वो भौगोलिक आधार पे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है? वो व्यक्ति के आधार पे एकता होनी चाहिए। राम और रहीम, राम और रहीम होंगे यहाँ पे भौगोलिक एकता होगी। और यहाँ पे सामाजिक, यानी कि समाज के आधार पे, यानी कि आप समझिए एक तरह से समाज के आधार पे एकता। समाज के आधार से मतलब है, जैसे ये राम है वो हिंदू, और ये रहीम मुस्लिम। देख रहे हैं? ये एक कम्युनिटी है, एक समाज है, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज। यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक समाज है, ये हिंदू को दर्शा रहा है। यहाँ पे राम और रहीम एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे जो होती है वो ये वाली है, और यहाँ पे जो होती है ये वाली, और यहाँ पे ये वाली। तीनों में एकता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो एकता का मतलब कहाँ पे, कौन सी जगह पे यूज हो रहा है। यहाँ पे भौगोलिक के बारे में कहा गया है कि हमारा भारत देश नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक समान और अखंड रहेगा, अखंडता, ठीक है। और दूसरा बंधुत्व, तीसरा भाईचारा रहेगा, वो भी व्यक्ति के आधार पर एकता होनी चाहिए। राम और रहीम, राम और रहीम दोनों मतलब भाईचारा होना चाहिए दोनों में, व्यक्ति के स्तर पर एकता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है? सामाजिक एकता होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए, दो संप्रदायों में एकता होनी चाहिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में एकता होनी चाहिए। एकता के तीन रूप बताए गए हैं, जो तीनों उसमें दिया गया है, बंधुत्व और एकता, ठीक है। तीनों को समझा दिया है, कैसे कैसे क्या डिफरेंस है। एकता वाला, अखंडता वाला हो गया, और बंधुत्व वाला हो गया, ठीक है। समता मैं करा चुका हूँ, स्वतंत्रता हो चुका है आपका। न्याय वाला भी मैंने बता दिया है, न्याय क्या है, कैसे है। जो उसके तीन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। हम भारत के लोग का भी मैंने बता दिया, सारे वर्ड का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है? दृढ़ संकल्प होके हम इस संविधान सभा में, आज तारीख 26 नवंबर, 26 नवंबर डेफिनेशन, इस तारीख को और ध्यान रखना यार। इसमें क्या है? 26 नवंबर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है, अधिनियमित का मतलब बताता हूँ सबसे पहले, थोड़ा सा रिदम में सही समझ में आएगा। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। आत्मसमर्पित का मतलब होता है देश को सौंपना। देश को सौंप रहे हैं हम, आत्मसमर्पित कर रहे हैं, ठीक है। देश को सौंपना है, इसका लागू करना है, इसको अंगीकृत को अपनाना है, मतलब हम इसको अपनाते हैं, ठीक है। अधिनियमित कानून को लागू करना और आत्मसमर्पित देश को सौंपना, ठीक है। बाकी सारा आई थिंक टर्म हो चुका है। देखिए, एक दो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब उनके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, वो सबसे पहले तो एक क्रम के बारे में पूछा गया है। जो मैंने क्वेश्चन देखा है, जैसे उसी को स्लाइड से ही देखते हैं अपन, उसमें बताता हूँ मैं आपको क्या पूछा गया है। देखिए, इसमें जो थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत लो क्वालिटी के क्वेश्चन है, उसमें भी आप फंस जाते हो। तो यार, ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपका दर्शन वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि ये वाला पार्ट, कि इसका क्रम क्या है। क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाइए। जैसे ये वाला है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये। इसका क्रम पूछा जाता है डायरेक्ट। फिर इसके बाद न्याय आता है, स्वतंत्रता आती है, समता आती है, एकता आता है, अखंडता, बंधुता। यही क्रम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। एग्जैक्ट ये वाला तो थोड़ा कम पूछा गया है, उतना नहीं पूछा गया है। सिर्फ इसमें ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है। यहाँ पे ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कितनी, इसका सीक्वेंस लगाना है आपको, सीक्वेंस याद रखना है आपको। क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं, उसमें बहुत सिली क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये, इसका एक तो सीक्वेंस बताना है, ठीक है। दूसरा, आपसे क्या पूछा गया है, इसमें शामिल कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखना, संविधान संशोधन हुआ है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ। देखो, संविधान संशोधन कैसे हुआ है इसमें। देखिए, क्रम तो मैंने आपको बता दिया, क्रम वहीं से याद रखिए आप, उसमें स्लाइड में लिखा हुआ है। क्रम याद रखना है सबसे पहले आपको, वो क्वेश्चन बनता है वहां से। दूसरा, एक क्वेश्चन बनता है, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है प्रियम्बल में, ठीक है। संशोधन कितनी बार हुआ, एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1976, ठीक है। एक बार संशोधन हुआ है, और ध्यान रखना इसमें तीन तत्व जोड़े गए हैं। तीन तत्व जोड़े गए हैं यहाँ पे, जो भी एग्जैक्ट लिखा हुआ है। देखिए, ये वाले, देखिए, जो पहले थी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वाला था पहले। यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, और एक वर्ड यहाँ पे ये जोड़ा गया है, अखंडता। ये तीन टर्म जोड़े गए हैं यहाँ पे सिर्फ। एक यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता वाला, ठीक है। ये तीन टर्म थे जो जोड़े गए हैं। बाकी इसमें ये तीन टर्म थे, दो बार संशोधन किया गया है इसमें, और एकता के स्थान पे ये लगाया गया था, एकता और अखंडता वाला पार्ट। तो दो बार संशोधन किया गया है। तो कितने तत्व बताए मैंने, ये वाला 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें तीन तत्वों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपसे। एक तो क्रम पूछा जाता है, और दूसरा समाजवादी और निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीन टर्म पूछे गए हैं, वो सॉरी, संशोधन पूछा जाता है। एक तो कितनी बार संशोधन हुआ है, और दूसरा कौन से के तहत हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। सॉरी, कितने तत्व हैं, तत्व बहुत पूछा गया है आपको। यहाँ पे तो थोड़ा नहीं पूछा गया है, क्योंकि आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कौन कौन से तत्व हैं। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, तीन जोड़े गए हैं।
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। और एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है इसमें कि कितने तत्व हैं ये वाले इसमें, कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इस भारतीय संविधान की जो उद्देश्य का है, सबसे पहले तो ध्यान रखना प्रस्तावना वर्ड नहीं है हमारे संविधान में। प्रस्तावना शब्द नहीं है। प्रस्तावना शब्द क्या है, यूएसए से लिया गया है। वो जो विचार है, उद्देश्य का शब्द है। जब भी आपसे अगर पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कौन सा शब्द है, सबसे पहले जैसे पंथ निरपेक्ष की तरह पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष में से कौन सा वर्ड है, तो पंथ निरपेक्ष करना है आपको। दूसरा, भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए कि उद्देश्य का या प्रस्तावना वर्ड है, तो आपको करना है उद्देश्य का शब्द है, प्रस्तावना वर्ड नहीं है। ठीक है। प्रस्तावना को लिया गया है, जो प्रस्तावना विचार था सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, विचार, ये लिया गया था यूएसए से। ठीक है। प्रस्तावना का जो विचार था ये यूएसए से लिया गया था। और जो भाषा शैली है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना। जो भाषा शैली है, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा शैली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विचार का मतलब होता है कि हम सिंपल वे में कि हम कुछ शामिल करना चाहते हैं इसमें, इस तरह का विचार लिया गया था कि हम प्रस्तावना भी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन प्रस्तावना वर्ड को शामिल नहीं किया गया था, हमने उद्देश्य का वर्ड को शामिल किया गया था। ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, प्रस्तावना तो है लेकिन प्रस्तावना शब्द नहीं है, प्रस्तावना की जगह पर उद्देश्य का शब्द है। इसका भी एक वो है, क्यों लिया गया है, प्रस्तावना क्यों नहीं किया है, उद्देश्य का क्यों। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जो भी एक फंडामेंटल के बारे में बात की गई थी, राइट्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो एक तरह का मतलब संविधान की रूपरेखा थी वो छोटी ब्रिटिश के अंदर, तो उसको उद्देश्य का बोला गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उसी के आधार पे इस नाम को दिया गया है उद्देश्य का। ठीक है। इसीलिए प्रस्तावना शब्द को शामिल ना करके उद्देश्य का शब्द को शामिल किया है। दूसरा, ये भाषा शैली का क्या मतलब है यहाँ पे, ये भाषा शैली का मतलब है ये जो शैली दिख रही है ना आपको, अर्थ की, वर्ड की। देखो, एक विचार लेना कि हम प्रस्तावना या उद्देश्य को शामिल करेंगे वो एक अलग है। भाषा शैली, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हम कौन कौन से तत्व शामिल करेंगे। अब तत्व की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा अंदर ले जाता हूँ। न्याय जो है वो रूस से लिया गया है, क्रांति से। ठीक है। ये यहीं पे क्लियर हो जाएगा, एक ही स्लाइड। आप यही देखिए यार, ऑथेंटिक चीज है ये चीज। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से हाथ से बनाया इसको, बस इसी को समझिए और इसी में छांटिए और इसी को करते रहिए आप। एक दो बार अगर इसी को कंप्लीट कर लिया ना, तो ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, समझना है सिर्फ। ऐसा एक स्लाइड निकलवा लो पूरा, और 2-3 बार लेक्चर देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और इसी पे छाप दो इसको। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैंने ये जो स्लाइड है आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने कहीं से लिया, मेरा खुद का स्लाइड है ये, मैं खुद पढ़ता हूँ इससे। तो देखिए, और ये स्वतंत्रता है वो कहाँ से ली गई, वो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस की क्रांति, ये फ्रांस से, ये रूस से, ये हो गया। विचार ली गई। भाषा शैली कि जो इस तरह से आपको दिख रही है भाषा इसमें, कि न्याय, समता, सब, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, सॉरी, एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की, बंधुता बढ़ाने के लिए। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। एक ही स्लाइड था इसमें, ये कंप्लीट पोर्शन है। तो आप अगर अच्छा लगा हो तो देखना इसको, 10 मिनट में कमेंट करना हमारे इसी चैनल पे। तो थैंक यू दोस्तों।